गुड मॉर्निंग क्लास। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारा न्यू कॉन्सेप्ट एनिलीन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एनिलीन के जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं यानी उसे बनाने की जो विधियाँ होती हैं उन्हें कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनिलीन यानी कि एनिलीन के भौतिक गुण तथा उसके बाद एनिलीन के रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले कुछ थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टी है इसकी। प्योर एनिलीन इज कलरलेस लिक्विड विच बॉइल्स एट 183 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो हमारा शुद्ध एनिलीन होता है वो एक रंगहीन द्रव होता है, कलरलेस लिक्विड होता है और ये 183 डिग्री सेल्सियस तक हीट करने पर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इसका क्वथनांक क्या होता है 183 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड, व्हेन एक्सपोज टू एयर इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड एंड अटेन्स ब्राउन कलर। और अगर आप इसे हवा में खुला रख देंगे तो ये जो वायु में हमारे एयर में ऑक्सीजन होती है उसके साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और इसका जो रंग है वो रंगहीन से किस में परिवर्तित हो जाता है, ब्राउन कलर में, यानी कि भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमारी दो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, मेन दो भौतिक गुण थे। अब स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनिलीन यानी कि एनिलीन के रासायनिक गुण। तो अगर आपको याद हो क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे मैं क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये इस तरह से बेंजीन रिंग हुआ करती थी और इसमें यहाँ पर ये क्लोरीन का आइटम कनेक्ट होता था। तो जो हमारा क्लोरोबेंजीन यौगिक होता था, क्लोरोबेंजीन जो हमारा मॉलिक्यूल होता है, उसमें हमने दो तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, यानी कि दो तरह की रासायनिक अभिक्रियाएँ मुख्यतः पढ़ी थी। सबसे पहली अभिक्रिया जो होगी वो होगी क्लोरीन की खुद की, यानी कि यहाँ पर जो क्लोरीन परमाणु जुड़ा था उसकी खुद की अभिक्रिया, और दूसरी हमने पढ़ी थी जो बेंजीन का नाभिक होता है, यानी कि बेंजीन का जो न्यूक्लियस होता है उससे रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस। ठीक उसी तरह से जो हमारा एनिलीन होता है, एनिलीन के स्ट्रक्चर में भी क्या होता है, यहाँ पर ये हमारी बेंजीन की रिंग होती है, फेनोल रिंग जिसे कहते हैं हम, और इससे NH2 ग्रुप जुड़ा होता है। तो एनिलीन भी क्लोरोबेंजीन की तरह दो तरह की मुख्यतः अभिक्रियाएं देता है, यानी कि दो तरह की इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस देता है। सबसे पहली रिएक्शन होगी रिएक्शन ऑफ NH2 ग्रुप एंड सेकंड रिएक्शन होगी रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप। तो अमीनो ग्रुप की रिएक्शन में सबसे पहली रिएक्शन आती है बेसिक नेचर ऑफ एनिलीन, यानी कि एनिलीन की क्षारीय प्रकृति। क्या होता है इसमें, nitrogen atom of NH2 group in aniline contains a lone pair of electron which coordinates with proton, therefore aniline is basic in nature। इसका मतलब कहने का ये है कि जो हमारा NH2 ग्रुप होता है, तो NH2 ग्रुप बनाते समय नाइट्रोजन के पास दो जो हैं यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, या आप इन्हें इस तरह से कह सकते हैं कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एकल युग्म इलेक्ट्रॉनों का नाइट्रोजन के पास उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से NH2 का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, क्षारीय होता है। क्यों? क्योंकि हमने लुईस के क्षार जो है या लुईस बेस कॉन्सेप्ट हमने जो पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल या एटम्स, वे यौगिक या वे हमारे परमाणु जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन का युग्म दान देने की क्षमता होती है, वे प्रकृति में क्षारीय होते हैं, यानी कि नेचर में बेसिक होते हैं। तो यहाँ पर जो NH2 ग्रुप होता है उसमें भी नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी है, इसलिए जो NH2 ग्रुप होता है वो नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है। लेकिन एनिलीन इज लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमीन्स एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम of NH2 group participates in resonance with benzene nucleus. Hence, its availability for protonation is less than in aliphatic amines. कह रहे हैं एक तरफ आपके पास एरोमेटिक अमीन आपके प्रेजेंट हो, यानी कि जो एरोमेटिक अमीन होते हैं वो हमारे हों, और दूसरी तरफ हमारे पास हो एलिफेटिक अमीन जैसे कि C2H5NH2 जो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो इन दोनों में से अत्यधिक क्षारीय सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, कहने जो एलिफेटिक अमीन होते हैं वो एरोमेटिक अमीन की तुलना में एरोमेटिक अमीन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा बेसिक होते हैं। रीज़न क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो नाइट्रोजन डोनेट तो कर ही सकता है, साथ में ही ये इलेक्ट्रॉन कभी कभी क्या करता है, ये न्यूक्लियस में जा करके एंटर कर जाता है और यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी कि बेंजीन की अनुनाद संरचनाएं बनाने में मदद करने लगता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन
एलिफेटिक अमीन की तुलना में देर से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, यानी कि एलिफेटिक अमीन के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा देर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और हम यहाँ पर जो बेसिक नेचर है उसे समझ ही इस कॉन्सेप्ट से रहें कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल जितना ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा वो उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। तो इन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है एरोमेटिक यौगिक में वो उतना ईजिली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाता है, जबकि एलिफेटिक अमीन में जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इसे कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बनाना नहीं है क्योंकि बेंजीन का न्यूक्लियस यहाँ पर है नहीं, बेंजीन का कोई नाभिक उपस्थित नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो नाइट्रोजन है एलिफेटिक अमीन में वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, अपने इलेक्ट्रॉन को दान देता है, जिसकी वजह से एरोमेटिक अमीन जो होते हैं वो एलिफेटिक अमीन की तुलना में कम क्षारीय होते हैं, यानी कि उनके कंपैरिजन में कम बेसिक होते हैं। अब यहाँ पर इसके जो बेसिक कैरेक्टर हैं उसको यहाँ पर स्ट्रक्चर के थ्रू, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू भी आप समझ लीजिए। ये आपका NH2 ग्रुप जुड़ा था, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डोनेट करेगा। यहाँ पर जैसे ही ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। तो देखिए अगले ही स्ट्रक्चर में यहाँ पर क्या हुआ, नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड बना लिया और नाइट्रोजन के पास खुद क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, धन आवेश आ गया। क्यों? क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, दान दे दिया। और जब कोई एटम या परमाणु इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसके ऊपर धन आवेश आ जाता है। अब इसने ये इलेक्ट्रॉन दिए किसको, भाई बेंजीन के नाभिक को, बेंजीन के न्यूक्लियस को। तो बेंजीन के न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और वो नेगेटिव चार्ज कहाँ आता है, 3 पोजीशन पर। पहले भी बताया जा चुका है 3 पोजीशन पर ये नेगेटिव चार्ज आएगा। एक पोजीशन ये होगी आपकी, दूसरी पोजीशन ये होगी और तीसरी पोजीशन ये। देखिए एक बार यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया है, दूसरी बार यहाँ आया और तीसरी बार यहाँ आया है। ये जो हमारी पोजीशन है, ये जो हमारी स्थान होते हैं, इनके मैंने आपको कुछ स्पेशल नाम बताए थे। इन दोनों स्थानों को ऑर्थो स्थान कहा जाता है। बेंजीन के नाभिक पर जिस भी कार्बन से कोई ग्रुप जुड़ा होता है उसके ठीक बगल वाले जो दोनों कार्बन होते हैं उन कार्बनों को ऑर्थो कार्बन यानी कि ऑर्थो स्थान या ऑर्थो प्लेस कहा जाता है। और ग्रुप के ठीक सामने वाले कार्बन को पैरा कार्बन या फिर पैरा स्थान, पैरा स्टेट कहा जाता है। बची हुई जो दोनों प्लेस हैं, देखिए यहाँ पर ऋण आवेश नहीं आया, इन दोनों कार्बन पर नेगेटिव चार्ज नहीं आया, तो इन दोनों को मेटा कहा जाता है। तो हमारे बेंजीन में 3 पोजीशन होती हैं, ऑर्थो, पैरा, मेटा। तो यहाँ पर NH2 में जो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर प्रेजेंट था, यानी कि एक जो इलेक्ट्रॉन का युग्म उपस्थित था नाइट्रोजन का, वो उसे क्या करता है, रिंग में डोनेट कर देता है। डोनेट करने के बाद नाभिक पर जो हमारा बेंजीन का नाभिक है, जो बेंजीन का न्यूक्लियस है, उसमें 3 जगह ऑर्थो और पैरा, 2 ऑर्थो और 1 पैरा स्थान पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो हमारी बेंजीन का नाभिक है, जो बेंजीन की रिंग है, वो क्या हो जाती है, 3 प्लेस पर उस नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है। और इसी रीज़न की वजह से अब ये जो नाइट्रोजन है ये किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन क्या नहीं कर पाएगा, डोनेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर था वो बचा ही नहीं, जो इलेक्ट्रॉन का युग्म था वो बचा ही नहीं, वो तो इसने रिंग को दे दिया और ये तो सेम मॉलिक्यूल में ही है। तो जब ये किसी को इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से डोनेट नहीं कर पाता है, इसीलिए ये किसी एलिफेटिक अमीन की तुलना में, यानी कि किसी एलिफेटिक अमीन के कंपेरिजन में कम बेसिक होता है। तो ये जो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, जो अनुनाद संरचनाएँ हैं, ये आपको ये समझाने के लिए हैं कि जो आपके एरोमेटिक अमीन होते हैं वो एलिफेटिक अमीन की तुलना में, यानी कि एलिफेटिक अमीन के कंपैरिजन में कम बेसिक क्यों होते हैं, जबकि दोनों में ही अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो दोनों को सेम बेसिक नेचर शो करना चाहिए था। तो आई थिंक ये रीज़न आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप 1-2 बार और रिपीट करके देखेंगे और उसके बाद भी नहीं आता है तो आप इससे मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। अब चलते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पर। सेकेंड प्रॉपर्टी है इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन। यानी कि अगर हम ये जो हमारा यहाँ पर एनिलीन है, ये NH2 है, एक ग्रुप पहले से ही NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर पहले से ही एक हमारा समूह अमीनो ग्रुप, अमीनो समूह उपस्थित है, लेकिन इसी बेंजीन में हम ऑर्थो, पैरा या मेटा किसी भी प्लेस पर कोई दूसरे ग्रुप कनेक्ट कर दें, कोई दूसरे समूह जोड़ दें आकर, तो उनका इस NH2 की बेसिक स्ट्रेंथ पर, इस NH2 की क्षारीयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। तो इसको समझने के लिए आपको अपने 2 कॉन्सेप्ट याद करने होंगे, एक -I प्रभाव और एक +I प्रभाव, यानी कि -I इफेक्ट और +I इफेक्ट। -I इफेक्ट क्या कहता था कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में
या किसी भी अणु में कोई ऐसा परमाणु उपस्थित है, कोई ऐसा एटम प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है यानी कि विद्युत ऋणात्मक है, तो वो क्या करता था, वो उस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था, और जिसकी वजह से उस मॉलिक्यूल पर, उस अणु पर धन आवेश आ जाता था यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ जाता था। वहीं पर प्लस आई इफेक्ट क्या कहता है कि प्लस आई इफेक्ट ये कहता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में कोई ऐसा एटम प्रेजेंट है जिसका नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है यानी कि जो परमाणु है वो विद्युत धन आवेशित है, तो वो क्या करेगा, वो उस अणु को या उस मॉलिक्यूल को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, अपने इलेक्ट्रॉन उस अणु को दान कर देगा, जिसकी वजह से उस अणु पर, उस मॉलिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस प्रभाव को प्लस आई इफेक्ट यानी कि धनात्मक उत्प्रेरण प्रभाव कहा जाता है। ये जो आई है ये इंडक्टिव इफेक्ट का शॉर्ट फॉर्म होता है, जिसे इंग्लिश में उत्प्रेरण प्रभाव कहा जाता है। तो दो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट हमने पढ़े हैं, एक प्लस आई, एक माइनस आई। अब इसी कॉन्सेप्ट को एग्जांपल से अगर हम समझें तो देखिए, हमारे पास यहाँ पर दो तरह के ग्रुप हैं। एक है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उन ग्रुप्स को कहते हैं, उन समूह को कहते हैं जो किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, यानी कि वे क्या होते हैं, विद्युत ऋणात्मक समूह होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होते हैं। जैसे कि यहाँ पर NO2 है, CN है इत्यादि। तो जो NO2 और CN है ये जिस भी अणु से जुड़े होंगे या जिस भी कंपाउंड में ये प्रेजेंट होंगे, जिस भी यौगिक में उपस्थित होंगे, ये वहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे। तो देखिए ये हमारे पास यहाँ पर बेंजीन रिंग है, ठीक है, और इसमें हमारा NH2 ग्रुप जुड़ा। अब इसी में हम क्या करें, किसी एक, भाई 1 2 3 4 5 कार्बन अभी भी हमारे पास हैं, इनमें से किसी भी एक कार्बन पर हमने NO2 ग्रुप जोड़ दिया। जैसे आप NO2 ग्रुप यहाँ जोड़ देंगे तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या रह जाएगा, C6H4NO2 और NH2। और जब NO2 ग्रुप नहीं जुड़ा था तब इसका फॉर्मूला क्या था, C6H5NH2। और आपसे कह रहे हैं कि ये जो NO2 ग्रुप है आप ऑर्थो, मेटा, पैरा किसी भी पोजीशन पर जोड़ सकते हैं। तो इस NO2 ग्रुप के जुड़ने का इस NH2 ग्रुप या इस NH2 ग्रुप की क्षारीयता पर, इस NH2 ग्रुप की बेसिसिटी पर क्या असर पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, यही हमें इस एग्जाम्पल में समझना है। तो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सच एज NO2, CN एटसेट्रा विच प्रोड्यूसेस माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन। ऐसे समूह जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं वे माइनस आई प्रभाव उत्पन्न करते हैं तथा NH2 के क्षारीय प्रभाव को कम कर देते हैं, उसके बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि हमने कहा NH2 ग्रुप के पास जो क्षारीय प्रभाव है, जो बेसिक स्ट्रेंथ है, वो क्यों है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। लेकिन जब इसमें कोई ऐसा ग्रुप जुड़ गया, आकर के ऐसा समूह जुड़ गया जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर ले, तो यहाँ पर NH2 के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ चले जाएंगे, NO2 के पास चले जाएंगे, जिसकी वजह से NH2 के ऊपर धन आवेश और NO2 के ऊपर ऋण आवेश, यानी कि NH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और NO2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो उस कंडीशन में नाइट्रोजन के पास, NH2 में नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर था डोनेट करने के लिए, जो इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित था दान करने के लिए, वो अब नहीं रह जाता है। और इसी वजह से हमारे अमीनो ग्रुप की जो क्षारीयता है, हमारे अमीनो ग्रुप की जो बेसिसिटी है वो कम हो जाती है। कब, जब हमारे एनिलीन से कोई भी माइनस आई प्रभाव शो करने वाला यानी कि माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप अटैच्ड हो जाता है। माइनस आई इफेक्ट कौन से ग्रुप शो करते हैं, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं यानी कि विद्युत ऋणात्मक होते हैं और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। अब अगर आपको माइनस आई प्रभाव समझ में आ गया है तो प्लस आई प्रभाव, प्लस आई इफेक्ट ठीक इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ऐसे समूह जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, इलेक्ट्रॉन दान दें, जैसे कि आर मैंने पहले बताया, आर क्या होता है, एल्किल समूह यानी कि एल्किल ग्रुप को कहा जाता है। जैसे कि मेथिल है, एथिल है, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये एल्किल समूह होते हैं। इन्हीं की तरह ऐसे जितने भी हमारे समूह होंगे, ऐसे जितने भी ग्रुप होंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, दे प्रोड्यूस प्लस आई इफेक्ट। वो कौन सा प्रभाव उत्पन्न करेंगे, प्लस आई इफेक्ट यानी प्लस आई प्रभाव उत्पन्न करेंगे। और जब ये आपके एनिलीन से जुड़ जाएंगे जाकर के, तो दे विल इंक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन। तो ये एनिलीन की क्षारीय प्रभाव को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। रीज़न देख लीजिए, ये हमने एनिलीन का स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पर,
ये यहाँ पर हमारा NH2 ग्रुप प्रेजेंट है और इसी से हमने एक यहाँ पर CH3 ग्रुप और लगा दिया। ठीक है, अब नाइट्रोजन के पास टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होती है टेंडेंसी, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है। और मेथिल ग्रुप क्या करेगा, मेथिल ग्रुप भी अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, रिंग को दे देगा। जब मेथिल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन रिंग को दे देगा, बेंजीन के नाभिक को दे देगा, तो उस कंडीशन में नाइट्रोजन का ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, वो फ्री रहता है, स्वतंत्र रहता है किसी और दूसरे मॉलिक्यूल को दान देने के लिए। और जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि इसकी क्षारीयता बढ़ जाती है। तो ऐसे जितने भी समूह होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दान देते हैं, रिंग में जुड़ करके, बेंजीन के नाभिक से जुड़कर अमीनो ग्रुप की बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। तो दिस वाज योर कॉन्सेप्ट, इफेक्ट ऑन सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन, यानी कि आपके क्षारीय प्रबलता पर बेंजीन नाभिक में प्रतिस्थापन का प्रभाव। नेक्स्ट रिएक्शन आते हैं रिएक्शन विद सोडियम मेटल, यानी कि सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। क्या होता है, तो एलिफेटिक अमीन की तरह ही एनिलीन भी सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करके एनिलेट का सॉल्ट बनाता है और H2 गैस निकाल देता है। यानी कि एलिफेटिक अमीन की तरह ही एनिलीन जो है वो सोडियम धातु के साथ, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा एनिलेट का सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। रिएक्शन क्या होगी, देखिए C6H5NH2 सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो एक सोडियम यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हटा देता है और उसकी जगह खुद आ जाता है। हाफ H2 का मतलब एक हाइड्रोजन होती, सिंगल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। तो पहले तो ये बन गया मोनोसोडियम एनिलेट, और इसके बाद फिर एक और सोडियम आकर के अटैक करेगा, दूसरे हाइड्रोजन को भी हटा देगा हाफ H2 के फॉर्म में, और बन जाएगा C6H5NNA2, जिसको हम कहेंगे डाई सोडियम एनिलेट। नेक्स्ट है हमारी एल्काइलेशन की रिएक्शन है, यानी कि इसको एल्किलीकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपके एल्किल हैलाइड हैं, एल्किल हैलाइड का मतलब CH3Cl, C2H5Cl हैं, या फिर मेथिल क्लोराइड है, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल आयोडाइड, कुछ भी हो सकते हैं। इनका फॉर्मूला होता है XR, जहाँ पर R आपका एल्किल ग्रुप होगा, एल्किल समूह होगा, और X जो है आपके हेलोजन हो सकते हैं। तो जब हम हमारे एनिलीन की अभिक्रिया, एनिलीन की रिएक्शन किसी एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो हमें सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी सॉल्ट का मिक्सचर जो है वो मिल जाता है। यानी कि जो हमारे द्वितीयक अमीन है, तृतीयक अमीन है और चतुष्फलक जो अमीन होते हैं, उनका हमें मिश्रण प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए, एक XR पहले रिएक्शन करेगा तो एक X एक H को हटा करके उसकी जगह R को जोड़ देगा, तो C6H5NHR सेकेंडरी अमीन हो गया। सेकेंडरी अमीन क्यों, क्योंकि NH से एक तरफ फेनिल ग्रुप जुड़ा है, एक तरफ एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो NH2 से NH सेकेंडरी अमीन, यानी कि द्वितीयक अमीन। इसी तरह से ये परिवर्तित होगा तृतीयक अमीन में, और फिर ये बदल जाएगा क्वाटरनरी सॉल्ट, यानी कि चतुष्फलकीय लवण में। तो ये होती है हमारी एल्किलीकरण अभिक्रिया। इसके बाद नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है एसाइलेशन रिएक्शन, जिसको एसिलीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसमें हम हमारे जो एनिलीन होता है उसकी रिएक्शन या तो एसिटिल क्लोराइड या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं। जब हम एसिटिल एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, एसिटेनोलाइड, और जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो भी हमें एसिटेनोलाइड प्राप्त होता है। लेकिन जो सह उत्पाद है, जो बाय प्रोडक्ट है, वो चेंज हो जाएगा। जब आप एसिटिल क्लोराइड के साथ कराएंगे तो आपको HCl प्राप्त होगा, और जब आप एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है बेंजोइलेशन, यानी इसको हम शॉर्टेन-बॉमन रिएक्शन भी कहते हैं। हिंदी में इसे कहा जाता है बेंजोइलीकरण अभिक्रिया, जिसमें हमारे एनिलीन की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराई जाती है। किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, यहाँ पर NH2 में से एक H और यहाँ पर C6H5COCl, बेंजोइल क्लोराइड में से क्लोरीन, H और Cl मिल करके HCl निकाल देते हैं, और बाकी के जो दोनों मॉलिक्यूल हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। क्या बन जाता है, C6H5NH और C6H5CO, जिसको हम बेंजानिलाइड कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बिल अमीन रिएक्शन, यानी कि कार्बिल अमीन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, एनिलीन जो है वो क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि NH2 ग्रुप जो है वो NC ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो
यहाँ पर एनिलीन है, 1 मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म CaCl3 और 3 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करती है और कन्वर्ट हो जाता है फेनिल आइसोसाइनाइड में, साथ में 3 NaCl और 3 H2O निकल जाता है। ये जो कार्बेल अमीन टेस्ट है ये प्राइमरी अमीन्स के द्वारा ही दिया जाता है, इसीलिए ये हमारा एक परीक्षण भी है। ये अभिक्रिया होने के साथ साथ एक टेस्ट भी होता है और जिसे हम आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके एनिलीन जो है वो मीथेन का फॉर्मेशन करता है, यानी कि मीथेन का निर्माण करता है। तो आज के लिए आपका एक्सप्लेनेशन इतना ही है। अब आपको यही सारी जो अभिक्रियाएं हैं, जो रिएक्शन है, वो मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले जो भौतिक गुण था, क्या था कि शुद्ध एनिलीन रंगहीन द्रव होता है जिसका क्वथनांक 183 डिग्री सेल्सियस होता है तथा वायु में खुला रखने पर ऑक्सीकृत होकर भूरा रंग प्राप्त कर लेता है। रासायनिक गुण में हमें 2 तरह के इसके रासायनिक गुण पढ़ने थे। एक हमें पढ़नी थी NH2 ग्रुप की उपस्थिति की अभिक्रियाएं और दूसरी हमें पढ़नी थी बेंजीन नाभिक की अभिक्रियाएं। NH2 समूह की क्या अभिक्रियाएं होती हैं? तो जो हमारा NH2 समूह होता है, क्योंकि N जो होता है, नाइट्रोजन जो होता है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है दान देने के लिए, इसलिए हमारा NH2 ग्रुप क्षारीय प्रकृति यानी कि बेसिक नेचर शो करता है। लेकिन एरोमेटिक अमीन जो होते हैं उनकी क्षारीयता एलिफेटिक अमीन की तुलना में कम होती है। रीज़न क्या होता है? एरोमेटिक अमीन के केस में जो नाइट्रोजन है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे को तो डोनेट कर ही सकता है, लेकिन साथ में ही वही इलेक्ट्रॉन वो क्या कर देता है, रिंग में दे देता है उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए, यानी कि उसके अनुनाद संरचनाएं बनाने के लिए, जिसकी वजह से बेंजीन के नाभिक पर ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन पर क्या आ जाता है, ऋण आवेश आ जाता है और नाइट्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन पेयर चला जाता है। अब जब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर बचता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन का युग्म बचता ही नहीं है, तो उसकी क्षारीय प्रकृति भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए एरोमेटिक अमीन की क्षारीय प्रकृति एलिफेटिक अमीन की तुलना में कम मानी जाती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था हमारा कि अगर हमारे एनिलीन पर, ये आपका जो एनिलीन होता है, इसमें जो हमारा बेंजीन नाभिक है जिसमें 5 कार्बन अभी भी बचे हुए हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन आपके पास बचे हुए हैं, इन 5 कार्बन पर अगर कोई दूसरा ग्रुप भी आकर जुड़ जाए, कोई दूसरा समूह भी आकर के जुड़ जाए, तो उस समूह का इस NH2 समूह की क्षारीयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें अगले कॉन्सेप्ट में समझना है। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो आने वाला समूह है वो 2 तरह के प्रभाव प्रदर्शित कर सकता है। अगर आने वाला समूह क्या है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला है, जैसे कि NO2 CN, तो इसकी वजह से रिंग पर जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व है वो कम हो जाएगा और नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ये जो समूह है NO2 या फिर CN अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा और NH2 की क्षारीय गुण को, जो क्षारीयता है, उसको घटा देता है। वहीं पर अगर आपका जो आने वाला जो समूह है वो इलेक्ट्रॉन मुक्त करने वाला, यानी कि अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह है, तो फिर वो प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करेगा और ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में वो एनिलीन की क्षारीय प्रकृति को बढ़ा देता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है आपको ये दोनों दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि किसकी क्षारीयता ज़्यादा है, या फिर आपको 3 चीज़ें दे दी जाएँ, एनिलीन दे दिया जाए, आपको नाइट्रो एनिलीन दे दिया जाए और आपको टॉल्डीन दे दिया जाए। तो आपसे पूछा जाए इन तीनों को क्षारीयता के घटते एवं बढ़ते क्रम में लगाइए। तो देखिए इसकी क्षारीयता क्या होगी, इसकी तुलना में कम है, तो सबसे अधिक क्षारीयता इसकी हो गई, जबकि इसकी क्षारीयता एनिलीन की तुलना में क्या है, ज़्यादा है। तो एक तरह से देखा जाए तो सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा, टॉल्डीन, उससे कम क्षारीय होगा एनिलीन और एनिलीन से कम क्षारीय होगा हमारा नाइट्रो एनिलीन। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। अगर ये नहीं समझ में आए तो उसको 1-2 बार और रिपीट करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। तो हमारे जो एनिलीन है वो सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, एनिलेट। पहले एक सोडियम धातु जो है वो आक्रमण करेगी, एक हाइड्रोजन को निकाल करके खुद जुड़ जाएगी, तो फॉर्मूला बन जाएगा C6H5NHNA, जिसका नाम पड़ जाएगा मोनोसोडियम एनिलेट। और उसके बाद दूसरा सोडियम जो है मेटल आकर के दूसरी सोडियम धातु भी इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी और इसकी जगह खुद आकर के बना लेगी C6H5NNA2, जिसका नाम पड़ जाएगा डायसोडियम एनिलेट। इसके बाद हमारी अगली अभिक्रिया है एल्कलीकरण अभिक्रिया। इसमें क्या होता है
कि एनिलीन की जो अभिक्रिया है वो एल्किल हैलाइड से कराने पर हमें द्वितीयक अमीन, तृतीयक अमीन तथा चतुष्क लवण जो हैं प्राप्त हो जाते हैं। देख लीजिए कैसे। तो यहाँ पर एक एक बार HX जो ये आपका XR है, एल्किल हैलाइड है, इससे अभिक्रिया कराने पर HX जैसे HCl हो सकता है, HBr इस रूप में बाहर निकलता जाता है और एक एक एल्किल ग्रुप जो है वो जुड़ता जाता है। तो NH2 परिवर्तित होगा NH में, NH परिवर्तित होगा N में और N परिवर्तित होगा N प्लस में, X माइनस में। तो हमको प्राइमरी अमीन यानी प्राथमिक अमीन से द्वितीयक अमीन, द्वितीयक से तृतीयक व तृतीयक अमीन से चतुष्क लवण प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद की अगली अभिक्रिया है हमारी एसिलीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि हमारा जो एनिलीन है वो या तो एसिटिल क्लोराइड से या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड से पेरिडिन की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है। दोनों ही केस में जो हमारा मुख्य उत्पाद होता है, जो मेन प्रोडक्ट होता है, वो सेम रहता है। देखिए यहाँ पर भी एसिटिलाइड बनता है और यहाँ पर भी एसिटिलाइड हमें प्राप्त होता है, लेकिन जो सह उत्पाद है वो परिवर्तित हो जाता है। एसिटिल क्लोराइड के केस में हमें HCl सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, जबकि एसिटिक एनहाइड्राइड के केस में CH3COH एसिटिक अम्ल हमें सह उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया है हमारी बेंजोइलीकरण अभिक्रिया। बेंजोइलकरण अभिक्रिया में क्या होता है, एनिलीन बेंजोइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके किसकी उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में बेंजोइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके बेंजिलाइड का निर्माण करता है और HCl क्या कर देता है, निकाल देता है। इसके बाद अगली अभिक्रिया है कार्बिल अमीन अभिक्रिया। कार्बिल अमीन अभिक्रिया में क्या होता था, जो हमारे अमीन होते थे, प्राथमिक अमीन केवल क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यह हमारा आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये परीक्षण केवल और केवल प्राथमिक अमीनों द्वारा ही दिया जाता है। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। सिंपल रिएक्शन है। एनिलीन जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, फॉर्मूला होता है RMgX। R का मतलब एक एल्किल समूह होगा और X का मतलब एक हैलोजन समूह होगा। तो जो आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है एनिलीन के साथ अभिक्रिया करके मीथेन का निर्माण करता है। तो ये थे आपके आज की केमिकल रिएक्शन। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप उस कन्फ्यूज़न को क्लियर कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।